नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तैयारी विथ SKR में। आज हम आदिकाल का बेसिक कवर करेंगे। आदिकाल जैसे पूरा होगा वैसे ही नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस हम यूथ पब्लिकेशन की जो 13,015 वाली बुक है उससे कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर प्रत्येक संडे हम TGT PGT की 125 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी क्लास भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और साथ में पेपर भी हल करते रहेंगे। यदि आप TGT PGT LT ग्रेड KVS NBS टेट सुपर टेट ऐसी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको पूरा इसका लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास काल से। ठीक है दोस्तों। आदिकाल में सबसे पहले पहली हेडिंग हमारी रहेगी नामकरण की, यानी आदिकाल का नाम कैसे किसने क्या दिया। ठीक है दोस्तों। यानी सबसे पहले आदिकाल को किसने क्या कहा इसको जानते हैं। ठीक है। यानी कि आदिकाल को वीर गाथा काल सबसे पहले किसने कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्लियर दोस्तों। आदिकाल को यानी आदिकाल दोस्तों किसने कहा, तो आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्लियर है। आदिकाल को चारणकाल किसने कहा, आदिकाल को चारणकाल जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है दोस्तों। और आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, तो आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है दोस्तों। मिश्र बंधुओं में दोस्तों कौन कौन से हैं, गणेश बिहारी मिश्र हैं, ठीक है, श्याम बिहारी मिश्र हैं और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। ठीक है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र जो है मिश्र बंधुओं में है। ठीक है। और दोस्तों प्रारंभिक काल किसने कहा, तो प्रारंभिक काल जो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। ठीक है। आदिकाल को सिद्ध सीमांत काल जो है राहुल सांकृत्याय ने कहा है। क्लियर दोस्तों। आगे है आदिकाल को वीर काल किसने कहा, आदिकाल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ठीक है दोस्तों। आगे है आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, आदिकाल को बीज वपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्लियर। आगे है संधि काल एवं चारण काल जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल भी कहा है और चारण काल भी कहा है। किसको दोस्तों, आदिकाल को। ठीक है। आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किसने कहा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है। आगे है संक्रमण काल किसने कहा, तो संक्रमण काल जो है तो राम खिलावन पांडे ने कहा है। ठीक है। आगे है पुरानी हिंदी किसने कहा है, पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आदिकाल को पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। ठीक है। आगे दोस्तों आधार काल किसने कहा है, तो आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है, आदिकाल को अंधकार काल डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। क्लियर दोस्तों। आगे है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है, तो अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा कहा है। ठीक है दोस्तों। आगे जाति काल जो है अगे ने कहा है। ठीक है दोस्तों। थोड़ी बहुत आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे याद रखेंगे इसको, आदिकाल को किसने क्या कहा। ठीक है। ठीक है। जैसे आ गया वीर गाथा काल। ठीक है। वीर गाथा यानी किसकी गाथा, यानी राम की गाथा। ठीक है। जो दादी नानी हमारी थी दोस्तों, तो वे हमको गाथा कहती थी किसकी, यानी रामचंद्र की वीरता की, यानी वीर गाथा किसकी, रामचंद्र की। ठीक है। और दोस्तों आदिकाल यानी आदि बहुत पुराने ज़माने से, यानी आदिकाल से यानी पुराने ज़माने से जब आदि आ जाएगा दोस्तों तो यानी कितने सालों से, हजारों साल से। ठीक है। तो यानी आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। इस तरह याद रखेंगे। अभी दोस्तों चारण काल है, चारण काल यानी चरणों में दोस्तों क्या होता है, चरणों पे आदमी गिरते हैं यानी गिरियर्सन, चरणों पे गिरियरते हैं यानी चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों जैसे अब जैसे दोस्तों है आरंभिक काल, यानी आरंभ से यानी बहुत ज़माने से, यानी मिस्र के ज़माने से। ठीक है। यानी आरंभ आ गया तो मिस्र के लोग कैसे थे, यानी आरंभ काल में मिस्र बंधुओं से रखेंगे। ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। आगे जैसे प्रारंभिक काल है। ठीक है। अब जैसे प्रारंभिक काल है, प्रारंभ यानी दोस्तों किससे, यानी कोई काम आप करते हैं, प्रारंभ दोस्तों किससे करते हैं, यानी गणपति से।
ठीक है, यानी गणेश जी की मूर्ति रख के प्रारंभ करते हैं, यानी प्रारंभिक काल गणपति से। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे, प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, आगे सिद्ध सीमांत काल। सिद्ध सीमांत काल यानी सिद्ध लोग दोस्तों कैसे थे? सिद्ध यानी राहुल संकृत्यायन, संत लोग थे। सिद्ध लोग संत थे, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, सिद्ध संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों वीर काल। ठीक है, वीर काल यानी वीर दोस्तों कौन था? यानी नाथों के नाथ जो भी रहेगा, यानी विश्वनाथ, वही दोस्तों वीर होता है। ठीक है, यहाँ पे वीर काल क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बीज वपन काल। बीज वपन काल यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और भी दोस्तों आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन रासो काव्यों को वीर गाथा काव्य को आधार माना है, उनका वर्तमान रूप अप्रमाणित है। ध्यान समझिएगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन रासो काव्यों को वीर गाथा काव्य को आधार माना है, लेकिन वर्तमान में वे अप्रमाणित है। ठीक है, लेकिन कुछ आलोचक उन्हें परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध करते हैं। ध्यान समझिएगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन रासो काव्यों को, ठीक है, जिन रास काव्यों को वीर गाथा काव्य को आधार माना है, लेकिन वर्तमान में उनका रूप अप्रमाणित है। ठीक है, अब जैसे दोस्तों शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, उनमें 8 जो है देसी भाषा की थी। ठीक है, और 4 जो हैं साहित्यिक भाषा की। ध्यान समझिएगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन रासो काव्यों को वीर गाथा काव्य का आधार माना है, कितने दोस्तों? तो 12 रचनाओं को। ठीक है, 12 में जो हैं 8 थी देसी भाषा की और 4 जो हैं साहित्यिक भाषा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं देसी भाषा में लिखित रचनाएं। ठीक है, तो देसी भाषा में दोस्तों कितनी रचनाएं हैं? तो 8 बताए हैं। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने देसी भाषा में लिखित रचनाएं कितनी बताए हैं? 8 बताए। ठीक है, जिसमें बीसल देव रासो, तो बीसल देव रासो जो है नरपति लाल नाल ने लिखा है। ठीक है, बीसल देव रासो नरपति नाल की है। खुमान रासो किसकी दोस्तों? तो खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। क्लियर है? और दोस्तों पृथ्वीराज रासो किसकी है? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की रचना है। ठीक है, आगे है परमाल रासो, तो परमाल रासो दोस्तों जगनिक की रचना है। ठीक है, आगे जयचंद्र प्रकाश, तो जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है। आगे दोस्तों जयमंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो जयमंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि की रचना है। ठीक है, आगे दोस्तों विद्यापति पदावली, तो विद्यापति दोस्तों आ गया, तो विद्यापति की रचना होगी। यहाँ खुसरो की पहेली आ गया, तो खुसरो की पहेली यानी कि अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, इसको दोस्तों याद कैसे रखेंगे इसको जानते हैं। जैसे याद कैसे रखेंगे इसको? जैसे आ गया बीसल देव, बीसल देव रासो यानी 20। ठीक है, जब बीसल देव यानी यहाँ पे दोस्तों आ गया देव, देव आ गया, ध्यान समझेंगे, यानी देव कौन होते हैं? नरपति। ठीक है, नरपति जब आ गया यानी बीसल देव। ठीक है, देव कौन? नरपति देव। ठीक है, उस तरह से याद रखें खुमान, खुमान रासो। ठीक है, अब खुमाण किसको होता है दोस्तों? जिसको विजय मिल जाती है, यानी दलों में रह के जिसको विजय मिलेगी वही नहीं कहेगा हमको विजय मिल गई, तो उसको खुमाण हो जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों पृथ्वीराज है, तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई। ठीक है, जिस तरह दोस्तों पृथ्वी है वैसे चंदा है। ठीक है, यानी कि एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, कौन दोस्तों? चंदा। ठीक है, तो चंद्रबरदाई इस तरह से याद रखेंगे, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। ठीक है, आगे दोस्तों परमाल रासो, अब यहाँ पे जगनिक यानी जिसके पास दोस्तों माल रहेगा। ठीक है, परमाल जिसके पास ज़्यादा माल रहेगा तो दोस्तों क्या करेगा? सोने चांदी जिसके पास ज़्यादा रहेगा तो रात में क्या करेगा? जगेगा, सोएगा नहीं। ठीक है, इस तरह से परमाल रासो जगनिक, इस तरह याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप जानते हैं जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, अब जयचंद्र दोस्तों आपको पता होगा कि राजा जयचंद्र किस प्रकार था? एक तो भट्ट केदार था, एकदम दोस्तों भट्ट और गंवार था, इसलिए वहाँ पे जयचंद्र प्रकाश कैसा था? भट्ट केदार राजा था। ठीक है, इस तरह दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जानते हैं साहित्यिक भाषा में रचनाएं। तो साहित्यिक भाषा में रचनाएं दोस्तों कितनी है? 4 है। ठीक है, अब दोस्तों विजयपाल रासो, तो विजयपाल रासो दोस्तों किसकी रचना है? नल सिंह की है। हमीर रासो सारंगधर की है। कीर्तिलता विद्यापति की,
कीर्ति पताका विद्यापति की। ध्यान समझेंगे दोस्तों, ये तो आपको याद है, कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी है, विद्यापति की रचना है। ठीक है दोस्तों, एक रचना की विद्यापति की और है पदावली। ठीक है, पदावली किसकी रचना दोस्तों, तो विद्यापति की। ये तो रचना आपको याद होगी, कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी रचना है, विद्यापति की है। लेकिन ये विजय पाल रासो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो विजय जो है नल सिंह। ठीक है, विजय पाल रासो नल सिंह, हमीर रासो या इसको याद रखेंगे शारंगधर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य, सबसे पहले हम स्टार्ट पढ़ते हैं स्वयंभू के बारे में। ठीक है, स्वयंभू के बारे में जानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझेंगे, यानी कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है दोस्तों, स्वयंभू को किसने माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। ठीक है, आगे है कि स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। ध्यान समझिएगा कि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसने माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और दोस्तों जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाते हैं कौन, स्वयंभू माने जाते हैं। ठीक है, आगे है कि स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, कौन कौन दोस्तों, पौमचर्यु, ऋठरेमीचर्यु, स्वयंभू छंद। ठीक है, ये दोस्तों तो याद हो जाएगा कि स्वयंभू किसकी रचना है, स्वयंभू छंद की है। बाकी पहली पौमचर्यु और ऋठरेमीचर्यु, ये किसकी रचना दोस्तों, तो ये स्वयंभू की रचना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि स्वयंभू कितनी रचनाएं हैं, 3 रचनाएं, कौन कौन सी, पौमचर्यु, ऋठरेमीचर्यु और स्वयंभू छंद। ठीक है, आगे दोस्तों, आगे है कि स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ध्यान समझिएगा कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है कि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। आगे है कि स्वयंभू के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। ठीक है, यानी पौमचर्यु दोस्तों का ऐसा ग्रंथ है, ये अपूर्ण ग्रंथ था, इसको पूरा किसने किया, त्रिभुवन ने। त्रिभुवन दोस्तों कौन था, ये स्वयंभू के पुत्र थे। ठीक है, आगे दोस्तों पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। पौमचर्यु में श्री राम का जो है चरित्र विस्तार से वर्णित है। क्लियर दोस्तों, आगे दोस्तों है पुष्पदंत। ठीक है, अगले लेखक हैं पुष्पदंत। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुराने अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुराने अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्प या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे दोस्तों पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। पुष्पदंत ने अपने को अभिमान मेरु भी कहा था। पुष्पदंत ने अपने को अभिमान मेरु कहा है, लेकिन पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। स्वयंभू को दोस्तों क्या कहा जाता है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों कि पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो 63 महापुरुष गुणालंकार, इसी को दोस्तों कहते हैं महापुराण। ठीक है, महापुराण किसकी रचना है दोस्तों, पुष्पदंत की रचना है, यानी उसी को 63 महापुरुष गुणालंकार कहा जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों रय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, आदि पुराण और उत्तर पुराण। ठीक है, ये किसकी रचना है दोस्तों, पुष्पदंत की रचना है। महापुराण, रय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, आदि पुराण और उत्तर पुराण। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले लेखक हैं धनपाल। ठीक है, धनपाल की दोस्तों कौन सी रचना है, तो धनपाल की रचना जो है भविष्यत कहा। ठीक है, धनपाल रचना दोस्तों धनपाल की कौन सी है, तो भविष्यत कहा। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, यानी भविष्य में। ठीक है, यानी दोस्तों धन हम कैसे रखते हैं, भविष्य के लिए धन को हम इकट्ठा रखते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि भविष्यत कहा यानी धनपाल। धन दोस्तों कैसे रखेंगे, भविष्य के लिए। ठीक है, तो धनपाल की रचना कौन सी है, तो भविष्यत कहा है। ठीक है, आगे दोस्तों अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। इनके दोस्तों प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो इनका प्रमुख ग्रंथ है संदेश रासक। ठीक है,
इनका कौन सा ग्रंथ दोस्तों प्रमुख ग्रंथ है? तो संदेश रासक जो है, संदेश रासक दोस्तों कैसा ग्रंथ है? या एक विरह काव्य है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा हुआ है कि जो है संदेश रासक कैसा काव्य है? तो संदेश रासक विरह काव्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, जो इंदु की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो जो इंदु की रचनाएं दोस्तों परमात्म प्रकाश है और योगसार। यहाँ पे दोस्तों परमात्मा हो गया है, तो परमात्म प्रकाश है और योगसार किसकी रचना दोस्तों? तो जो इंदु की रचना है। ठीक है, आगे दोस्तों, इन रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा का प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, अभी पिछली बार दोस्तों 2021 TGT में ये क्वेश्चन पूछा था कि किन की रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा का प्रारंभ होता है? तो आंसर था जो इंदु, यानी जो इंदु की रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा का प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे दोस्तों, राम सिंह की रचना कौन सी है? तो राम सिंह की रचना जो है पाहुड़ दोहा। ठीक है, राम सिंह की रचना पाहुड़ दोहा है। हेमचंद्र की रचना कौन सी है दोस्तों? तो हेमचंद्र की रचना है प्राकृत व्याकरण, काव्यानुशासन और शब्दानुशासन। क्लियर दोस्तों, हेमचंद की रचना है प्राकृत व्याकरण, काव्यानुशासन, शब्दानुशासन, कुमार पाल चरित और देसी नाम माला। ठीक है, इसको याद रखें दोस्तों, हेमचंद की रचनाएं। ठीक है, आगे दोस्तों, मेरुत्तुंग की रचना कौन सी है? तो मेरुत्तुंग की रचना जो है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो मेरुत्तुंग की रचना है। ठीक है, आगे दोस्तों, कनकामणि। अगला दोस्तों, कनकामणि मुनि की रचना कौन सी है? कनकामणि मुनि की रचना जो है करकंड चरित्र है। ठीक है, करकंड चरित्र किसकी रचना है? तो कनकामणि मुनि की रचना है। ठीक है, आगे दोस्तों, जिनदत्त सूरि की रचना कौन सी है? तो जिनदत्त सूरि की रचना जो है उपदेश रसायन रास। ये दोस्तों कैसा काव्य है? तो ये नृत्य गीत है। ठीक है, नृत्य गीत है उपदेश रसायन रास, किसकी रचना है? तो जिनदत्त सूरि की रचना है। ठीक है, आगे दोस्तों, वररुचि की रचना कौन सी है? वररुचि की रचना जो है प्राकृत व्याकरण है। ठीक है, आगे दोस्तों, कुशल लाभ की रचना कौन सी है? तो कुशल लाभ की रचना जो है ढोला मारूरा दूहा। दोस्तों, ढोला मारूरा दूहा कैसा काव्य है? तो ये एक विरह काव्य है। ठीक है, आगे दोस्तों, हिंदी का प्रथम कवि। तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, सरहपा की दोस्तों कौन सी रचना है? तो दोहा कोश। ठीक है, दोहा कोश इसकी रचना है। ठीक है, दोहा कोश सरहपा की रचना है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि दोस्तों किसने माना है? तो ये राहुल सांकृत्यायन ने माना है। ठीक है, आगे दोस्तों, किस विद्वान ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? इसको जानते हैं। ठीक है, अब जैसे दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो सरहपा को माना है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुंड या पुष्य को माना है, यानी दोस्तों पुष्पदंत। ठीक है, पुष्पदंत। ठीक है, पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, आगे दोस्तों, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। ठीक है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा ने माना है। ठीक है, आगे दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, आगे दोस्तों, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरि को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, आगे दोस्तों, चंद्र शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है दोस्तों, एक बार दोस्तों और रिवीजन कर लेते हैं, यानी किस विद्वान ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, इसको जानते हैं। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना दोस्तों? तो सिद्ध सरहपा को माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुंड या पुष्य को माना है। ठीक है, और दोस्तों, रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को माना है। और चंद्र शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम रचना जो है सर्वकाचार है। ठीक है, और दोस्तों सर्वकाचार दोस्तों किसकी रचना है? तो ये देवसेन की रचना है। ठीक है, ये देवसेन की रचना है। हिंदी की प्रथम रचना पूछेगा तो सर्वकाचार जो है किसने लिखी दोस्तों? तो देवसेन ने लिखी। ठीक है दोस्तों, आशा करते दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। वीडियो दोस्तों लंबी ना हो जाए, इसकी वजह दोस्तों हम पार्ट वाइज बनाएंगे। ठीक है, और दोस्तों जब जैसे ही आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा वैसे दोस्तों यूथ पब्लिकेशन की जो 13,015 की जो सेट है दोस्तों उसको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।